नमस्कार मित्रों, मैं हिमांशु वर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आपको हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूं। हाईवे इंजीनियरिंग का पहला लेक्चर मैंने आपको कल YouTube पे अपलोड कर दिया था 20 तारीख को। जब मुझे आशा है आपने वह वीडियो बहुत अच्छी तरह देखा होगा और समझा होगा। कल तक मैंने उसमें यह पढ़ाया था कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में रोड का क्या हिस्ट्री रहा है, क्या उनका विकास का जो है चरण रहा है, किस प्रकार से उन्होंने रोड के विकास में अपनी भूमिका निभाई है। तो उसके बारे में मैंने उसके बाद मैकाडम तथा जो है वाटर बाउंड मैकाडम, बिटुमिन बाउंड मैकाडम के बारे में भी चर्चा की थी। आज मैं आपको इंडिया में रोड का कैसे विकास हुआ, कैसे डेवलपमेंट हुआ, कौन कौन से उसमें ऑर्गेनाइजेशन बने और उसके बाद रोड के कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ी सी वार्ता करूँगा। तो हाईवे इंजीनियरिंग में सबसे पहले आई जयकर कमेटी। इंडिया में जयकर कमेटी का ये कहना था कि जो प्रांतीय सरकारें हैं या जो लोकल बॉडीज़ गवर्नमेंट हैं, वह सड़कों के मेंटेनेंस में और उसके डेवलपमेंट में जो है विकास में बाधा हैं, वो उसका विकास नहीं कर सकती हैं, उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं है। यह बात उस समय की थी जब भारत के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था। ठीक है, भारत जो है अंग्रेज़ों के अधीन था, तो इसलिए उनके पास रेवेन्यू न होने की स्थिति में जयकर कमेटी ने ऐसा निर्णय दिया था। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि राष्ट्रीय महत्व वाली सड़कों की देखभाल केंद्र सरकार अपने हाथ में ले। यह अगर पहले यह कह दिया गया है कि आप जो लोकल बॉडीज गवर्नमेंट है वो रोडों की व्यवस्था नहीं कर पा रही हैं, मरम्मत नहीं करवा पा रही हैं या उसका विकास नहीं करवा पा रही हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब यही बनता है कि जो नेशनल लेवल की रोड हैं या नेशनल हाईवेज़ हैं, उनकी देखभाल सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपने हाथ में लेकर करे। ठीक है, अब बात आती है कि रोड के लिए फंड कैसे जुटाया जाए। तो उसके लिए भी एक सेंट्रल रोड फंड बनाया जाए जिसका इस्तेमाल रोड के डेवलपमेंट के लिए और रोड के मेंटेनेंस के लिए और उन जगहों पर जिन जगहों पर रोड में हम रोड बनवाते हैं परंतु उससे टैक्स नहीं लेते हैं, जैसे गांव की रोड हो गई, आदिवासी क्षेत्रों की रोड हो गई, तो वहाँ पर भी सड़क का निर्माण हो सके। उसके बाद बात करते हैं, जयकर कमेटी में यह भी कहा गया कि सड़क के लिए जो रिसर्च है उसके लिए परामर्श कमेटियां बनाई जाएं। रिसर्च के लिए क्या क्या उसमें सुधार किए जा सकते हैं उस पर भी चर्चा की जा सके, तो इस तरीके की व्यवस्था की गई। इसी को ध्यान में रखते हुए 1934 में जयकर कमेटी की संस्तुतियों को ध्यान में दृष्टि में रखते हुए भारतीय सड़क कांग्रेस IRC, इंडियन रोड कांग्रेस नाम की स्थापना की गई। यह जो IRC थी यह अर्ध सरकारी थी या सेमी गवर्नमेंट संस्था है। यह सेमी गवर्नमेंट संस्था है, यह सेमी गवर्नमेंट टेक्निकल संस्था है जो क्या बताती है कि कैसे आपको मेंटेनेंस करना है, कैसे मरम्मत करनी है और कितना इसमें और ज़्यादा कर्मचारी रखने हैं या इसमें क्या क्या सुधार लाए जा सकते हैं, कितना रोड और बनाना है, उसकी प्लानिंग क्या होगी, उसके बारे में इसमें चर्चा की गई। इसी के अंतर्गत 1939 में मोटर वाहन एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट लाया गया। उसके बाद 1977 में यह संशोधित किया गया। अभी हाल ही में इसमें थोड़ा सा संशोधन और हुआ है। नेक्स्ट फिर इन्हीं के आधार पर एक और चर्चा हुई भारतीय रोड कांग्रेस में कि आपको प्लान बनाने पड़ेंगे। तो डिफरेंट जगहों पर प्लान बने हैं, तो उनके बारे में भी चर्चा हुई है। जैसे नागपुर रोड प्लान, भारतीय सड़क कांग्रेस की सलाह पर 1943 में इस सम्मेलन में सड़कों के विकास के लिए 20 वर्षीय योजना बनाई गई। तो 20 वर्षीय योजना का मतलब 20 ईयर प्लान बनाया गया कि आपको कितना रोड बनाना है 20 वर्षों के दौरान। तो उस पर भी चर्चा की गई कि 20 वर्षों के दौरान आपको क्या प्लानिंग रखनी है, कितने किलोमीटर रोड बनाना है। तो इस प्लान के अंतर्गत यह प्लान 1943 से लेकर 1963 तक बनाया गया कि इस समय के मध्य में, इस समय के बीच में आपको 1963 के लास्ट तक 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के लिए 16 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण करने की योजना बनाई गई। अर्थात विभिन्न श्रेणी के 5,29,600 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण, विस्तार एवं विकास का कार्यक्रम बनाया गया, जिसको समय रहते पूरा भी किया गया। नागपुर सड़क प्लान के अंतर्गत देश की सड़कों को 5 नई श्रेणियों में भी बांटा गया।
5 नई श्रेणियों में राष्ट्रीय महामार्ग नेशनल हाईवे, राज्य महामार्ग स्टेट हाईवे, मुख्य जिला सड़कें मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अन्य जिला सड़कें अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, ग्रामीण सड़कें विलेज रोड, नेशनल हाईवे। अब बात करते हैं कि इसमें अलग अलग टाइप की हाईवेज़ हैं, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, ODR, MDR, VR, है ना। इनके बारे में भी कौन कौन से क्या क्या होते हैं उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो बात आती है नेशनल हाईवे की। नेशनल हाईवे क्या होता है? जब राज्यों को राजधानियों, मतलब 2 स्टेट हैं और उनकी राजधानियों को आपस में कोई एक रोड जोड़ती है तो उसको नेशनल हाईवे कहा जाएगा। मुख्य बंदरगाहों को, सैनिक दृष्टि से जोड़ने वाले महानगरों को, महत्वपूर्ण नगरों को या महानगरों को जोड़ने वाली सड़कें राष्ट्रीय महामार्ग के अंतर्गत आती हैं या नेशनल हाईवे के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद बात करते हैं कि स्टेट हाईवे राज्य के जिला मुख्यालयों को राजधानी तथा मुख्य नगरों को जोड़ने वाली सड़कें, मतलब किसी भी स्टेट में जब कोई मुख्य शहर होते हैं उनको आपस में जोड़ने वाली जो सड़कें हैं वह चाहे डिस्ट्रिक्ट ही क्यों ना हो, है ना, उनको जोड़ने वाली सड़कें क्या कहलाती हैं? स्टेट हाईवे या राज्य महामार्ग कहलाती हैं। इन सभी महामार्गों के अंतर जो राज्य हैं, राज्यों के जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको जितनी भी रोड्स होंगी वहाँ पर वो क्या कहलाएंगी? आपकी स्टेट हाईवे। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह भी आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई प्रयागराज को लखनऊ से जोड़ रहे हैं तो वह स्टेट हाईवे है, और वही रोड लखनऊ से लेकर बनारस को जोड़ रही है ना, तो वह भी स्टेट हाईवे के अंतर्गत आएंगी। तो डिफरेंट स्टेट हाईवेज़ हैं। किसी भी स्टेट के अंतर्गत बहुत सारे स्टेट हाईवेज़ आ सकते हैं। एक बात और ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई स्टेट हाईवे पर्टिकुलर एक जगह से जाकर दूसरी जगह पर समाप्त हो जाता है, तो कहीं पर भी ऐसा नहीं होता है, वो स्टेट हाईवे जाके ख़त्म नहीं होता है। उसके बाद वो स्टेट हाईवे किसी दूसरे राज्य की रोड से जुड़ता है तो वो वहाँ के अंतर्गत स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे में ऐड किया माना जाएगा, है ना। मेरा कहने का मतलब है, उसको मैं पॉइंट से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अब देखिए, मान लीजिए ये जो है आपका यूपी का एरिया है। इस यूपी के एरिया में मान लीजिए कोई स्टेट हाईवे आपका ऐसे जा रहा है। अब यह स्टेट हाईवे, अब यहाँ पर MP स्टार्ट हो गया, बाद में यह आगे गया, तो यह भी स्टेट हाईवे कहलाएगा मध्य प्रदेश का, और यह भी स्टेट हाईवे कहलाएगा आपका उत्तर प्रदेश का। लेकिन अगर ये दोनों की राजधानी से होकर गुजरता है तो फिर ये जो हाईवे है ये क्या हो जाएगा? आपका नेशनल हाईवेज़ की श्रेणी में भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। विभिन्न तहसीलों, मुख्य नगरों, औद्योगिक क्षेत्रों जो छोटे लेवल के हैं, औद्योगिक क्षेत्रों, जिला मुख्यालयों को आपस में जोड़ने वाली सड़कों को मुख्य जिला सड़कें कहते हैं, है ना। ये राष्ट्रीय तथा राजमार्गों से भी जोड़ती हैं। तो कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि नहीं आप एक रोड की किसी की चौड़ाई बहुत कम है, किसी की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। मान लीजिए नेशनल हाईवे जा रहा है और इससे कोई डिस्ट्रिक्ट रोड जुड़ी, इस तरीके से कोई जुड़ी हुई है ना। तो ये आपका हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट रोड, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, और ये आपका हो गया नेशनल हाईवे, और इसी के पास से आपका आ रहा है स्टेट हाईवे। तो ऐसा भी बन सकता है, जाल नेटवर्क ऐसा बनाया जा सकता है। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड में जिले के छोटे शहरों, नगरों, अस्पतालों, इनको सबको जो जोड़ने वाली सड़कें होती हैं वो क्या कहलाती हैं? ODR कहलाती है या अदर डिस्ट्रिक्ट रोड कहलाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को, जो ग्रामीण क्षेत्र में एरिया जो होते हैं उनको जोड़ने वाली सड़कें क्या कहलाती हैं? विलेज रोड कहलाती हैं। यह क्या करती हैं? बस अड्डे हो गए, छोटे रेलवे स्टेशन हो गए। इसमें रेलवे स्टेशन की जब मैं बात करूँगा तो जो बहुत छोटे रेलवे स्टेशन हैं, जंक्शन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बस अड्डों की, पंचायतों की, जिला परिषद की, ठीक है, ये सारे जो सड़कों को जोड़ने और निर्माण और मेंटेनेंस का जो काम होता है वह जिला परिषद और पंचायतों के अंतर्गत होता है ना। जिसका आप एक डिपार्टमेंट भी है जिसको आप बोलते हैं रूरल इंजीनियरिंग सर्विस, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा। ठीक है, जिला पंचायत भी इसकी सड़कें बनाती है, तो जिला पंचायती क्षेत्र की, पंचायत राज्य क्षेत्र की अलग डिपार्टमेंट होता है ना, उसका रिक्रूटमेंट भी अलग प्रकार से किया जाता है। अब बात करते हैं एक्सप्रेसवे की। एक्सप्रेसवे क्या है? देखिए, जहाँ पर एक पर्टिकुलर स्पीड पर व्हीकल चलें और उसमें बाधाएं बहुत कम हों, रास्ता बहुत सीधा हो, बहुत
तेज़ स्पीड से व्हीकल चल सकें, लेन डिवाइडेशन बहुत ज़्यादा हो, जिसमें आपके उच्च कोटि की यह सड़क होती है जिसका स्टैंडर्ड बहुत मानक स्टैंडर्ड पे बनी हुई होती है ना। और इसमें क्या होता है, कोई भी पार्क नहीं होता है या सम लेवल क्रॉसिंग नहीं होती है। लेवल क्रॉसिंग का मतलब मान लीजिए एक्सप्रेसवे जा रहा है, अब आप इस पर पास नहीं कर सकते, क्रॉस नहीं कर सकते यहाँ पर, है ना। तो ये समतल पार्क है। अब हो सकता है कि यहाँ पर आपको क्रॉस करने के लिए एक एलिवेटेड क्रॉसिंग बना दी गई हो, है ना, तो वो हो सकता है। ठीक है। उसके बाद सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई 1948 में। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्था सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई, जिसका कार्य महामार्ग इंजीनियरिंग में अनुसंधान करना था, रिसर्च करना था। जयकर कमेटी की यही संतुष्टि भी थी कि आपको एक अनुसंधान केंद्र के लिए कमेटी गठित करनी पड़ेगी। अब जो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है यह डिजाइन को भी देखती है, क्या कोडल प्रोविजन रहेंगे उनको भी देखती है, क्या कोड्स इस्तेमाल किए जाएंगे, कोड्स में भी क्या स्टैंडर्ड रखे जाएंगे। तो यह ब्रिज पर, एयरपोर्ट पर या रनवे पर, रोड पर, इन सभी चीज़ों को यातायात संबंधी सारी चीज़ों पर विचार करती है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद आता है नया प्लान आया जिसका नाम है बॉम्बे सड़क प्लान या बॉम्बे रोड प्लान या बम्बई सड़क प्लान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सड़कों के विकास के लिए दूसरा 20 वर्षीय प्लान 1961 से 1981 बनाया, जिसे बम्बई सड़क प्लान कहते हैं या बॉम्बे रोड प्लान कहा जाता है। इस प्लान के अनुसार जो पहले जो प्लानिंग थी उससे 2 गुना 100 वर्ग किलोमीटर के लिए 32 किलोमीटर निर्धारित की गई आपकी रोड बनाई जानी है। इस योजना के अनुसार सड़कों की कुल लंबाई 10,59,200 किलोमीटर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया और 1980 तक देश में प्रति 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के लिए 36.5 किलोमीटर लंबी सड़कें बन चुकी थीं और यातायात 1951 की तुलना में 1978 तक 14 गुना बढ़ गया था। अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत जब रोड पे आती है, जब जैसा कि मैंने आपको ये लाइन पढ़ के सुनाई, उसका रीज़न ये था बताने का मेरा कि आप रोड चौड़ीकरण जब रोड बना रहे हैं तो बनने में तो आपको बहुत सारा टाइम लग रहा है। जब तक आप रोड बना के निपटते हैं और उसका मेंटेनेंस करने की बात आती है तब तक ट्रैफिक, रोड आप 2 गुना बनाते हैं तो ट्रैफिक 14 गुना बढ़ जाता है। तो फिर दिक्कत आती है कि रोड की लंबाई बढ़ाई जाए, रोड को पूरा भी किया जाए एक से दूसरे शहरों तक जोड़ने के साथ साथ, और साथ साथ उसकी चौड़ाई भी बढ़ाई जाए, क्योंकि यातायात की संख्या बढ़ जाती है टाइम के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से। ये एक बहुत बड़ी समस्या आई जिस पर जो है आज तक आपका रिसर्च चल रहा है कि इसको कम करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे किसी भी देश में पब्लिक का विकास होता है, जनता का डेवलपमेंट होता है, तो उसके पास में पर्सनल वाहन की संख्या जो है वह बढ़ने लगती है। और जब कोई पब्लिक सेक्टर के वाहन को ना यूज करके पर्सनल वाहन या गवर्नमेंट सेक्टर के जो वाहन हैं वो ना यूज करके अब खुद अपने स्वयं के द्वारा वाहन यूज करता है, तो रोड पर जो डेंसिटी है व्हीकल्स की वह बढ़ जाती है, और जब डेंसिटी बढ़ जाती है तो रोड का एरिया जो है वो ट्रैफिक के लिए कम हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आया आपका लखनऊ सड़क प्लान। इसी को ध्यान में रखते हुए देश में बढ़ते हुए यातायात को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1985 में लखनऊ में आयोजित अपनी 45वीं सभा में सड़कों के विकास का तीसरा 20 वर्षीय प्लान 1981 टू 2001 पेश किया। ये सब चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, जो आपके ईयर्स हैं वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि कैसे कैसे हमें इनको पढ़ना है। इसमें 27 लाख किलोमीटर सड़कों के लिए संतुष्टि की गई। 100 वर्ग किलोमीटर भूमि के लिए 82 किलोमीटर लंबी सड़कों का लक्ष्य रखा गया। इस प्लान के अनुसार दोहरे लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 47,500 किलोमीटर तथा एकल लेन वाले महामार्गों की लंबाई 18,500 किलोमीटर निर्धारित की गई। अब बात करते हैं लेन क्या होती है। तो देखिए ये आपकी रोड है। जब रोड में ऐसे आप डिवाइडर देखते होंगे, है ना, सेपरेशन देखते होंगे, तो यह एक लेन कहलाएगी और यह क्या कहलाएगी, दूसरी लेन कहलाएगी। तो इस तरीके से सिंगल लेन रोड, डबल लेन रोड, 4 लेन, 6 लेन, इस 8 लेन रोड, इस प्रकार की रोड जो हैं या हाईवेज जो हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक है। कांग्रेस ने केंद्र में राष्ट्रीय परिवहन आयोग, नेशनल ट्रांसपोर्ट कमीशन बनाने का
प्रस्ताव भी दिया, किसमें, आपके लखनऊ प्लान में। ये सारे प्लान क्या कितने दिन के थे, 20 ईयर प्लान के थे। उसके बाद अब सबसे बड़ी बात आती है रोड में या आपका जो ट्रैफिक है, रनवे है, इनको बनाने में जो सबसे मेन प्रॉब्लम आती है वह प्रॉब्लम है फाइनेंस की प्रॉब्लम है, पैसे की दिक्कत है कि हम सरकार आपको पैसा कहाँ से पे करे। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये कहा गया कि हम एक प्लान लाएंगे जिसका नाम दिया गया बोट, बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। उसमें क्या है, मान लीजिए आप कोई रोड बनाने का प्रस्ताव देते हैं कि आप हमें यहाँ तक का रोड बनाना है और कोई कॉन्ट्रैक्टर उसका बिड भरता है या कितने में वो रोड बनाएगा। जब उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो उसके पहले ही उसको शर्तें बता दी जाती हैं कि आप रोड का पूरा पैसा लगाएंगे, कॉन्ट्रैक्टर लगाएगा सारा पैसा। उसके बाद जब वो रोड बन जाएगी तो आप उससे पब्लिक से टैक्स लेके अपनी जो भी आपका पैसा लगा है वह पैसा आप पूरा कर लीजिए। उसके बाद रोड को गवर्नमेंट को हस्तांतरित कर दीजिए, ट्रांसफ़र कर दीजिए। बाद में गवर्नमेंट विचार करेगी कि उस पर टैक्स लगाना है या नहीं लगाना है। और जब तक आपका पैसा पूरा नहीं हो जाता तब तक आप पब्लिक से गवर्नमेंट की संतुष्टियों के आधार पर टैक्स लीजिए। और जब आप रोड हस्तांतरण करेंगे तब तक रोड में कोई भी खराबी सड़क में नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो उसके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर की होगी। इस रूल को कहा गया बोट, बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। इस प्रक्रिया से आजकल जो है वो रोड बनती हैं और बनना आसान भी हो गया है। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो सोर्स सिफारिश लगा के 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बढ़वा लेते हैं, जिससे पब्लिक को बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, दुख होता है। बात करते हैं नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स ऑफ रोड। सड़क के पार्ट क्या हैं? तो एक पक्की सड़क के संरचनात्मक घटक जो हैं वो निम्न हैं। अब इसमें मैं पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि कैरिजवे, बम्स, फॉर्मेशन, ड्रेन्स, रोज ऑफ ट्री, डिस्टेंस और रोड। जब मैं आपको फिगर अभी दिखाऊंगा तो आप इन सारी चीज़ों से वाकिफ़ हो जाएंगे। उसके बाद मैं एक एक का आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा, डिस्क्रिप्शन एक एक चीज़ का दूंगा, जिससे आप ये समझ जाएंगे कि जो पार्ट हैं रोड के वह कौन कौन से हैं, उनकी क्या रोड में क्या आवश्यकता है और अगर उसमें कुछ सुधार किया जा सकता है तो कैसे कर सकते हैं उस चीज़ का सुधार, और वो पार्ट्स क्यों बनाए गए हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर फिगर बनाया है। इस फिगर में मैं एक एक चीज़ को समझा देता हूँ। देखिए जब हम रोड बनाते हैं तो रोड के नीचे जो ये पूरा खुदाई करते हैं तो इसको बोलते हैं विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, निर्माण तल की चौड़ाई। विड्थ ऑफ फॉर्मेशन या निर्माण तल की चौड़ाई। जो ऊपर का ये मेटल्ड पोर्शन है, जो पक्का पोर्शन है, इसको बोलते हैं पेवमेंट। यह पक्का होता है या बिटुमिन का बना हुआ होता है, इसलिए मैंने इसको ब्लैक कलर से दिखाया है। यहाँ पर ट्री हैं, है ना, दोनों साइड में। ट्री रोड पर एक तो छाया प्रदान करते हैं, दूसरा जब हम कोई रोड बनाते हैं तो जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वह भी कहता है कि आप रोड बनाने के लिए जो पेड़ों का कटान कर रहे हैं उसकी क्षतिपूर्ति कीजिए, जिससे वातावरण में अशुद्धि न फैले और जो वाहनों द्वारा जो कार्बन का उत्सर्जन किया जा रहा है उसकी जो कार्बन के उत्सर्जन की जो दर है वह चूँकि वाहनों की संख्या बढ़ने के हिसाब से बढ़ जाती है, तो अगर हम पौधे लगा देंगे, पेड़ लगा देंगे तो ऑक्सीजन द्वारा उसकी दर को कंट्रोल किया जा सकेगा या कार्बन एमिशन को भी कंट्रोल किया जा सकेगा, है ना। तो इसलिए हम ट्री लगाते हैं। और दूसरा क्या है, ट्री से गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी प्राप्त होता है। और रेवेन्यू के अलावा नेचर का सबसे पहला है नेचर का शुद्धिकरण होना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्री लगाने का मेन रीज़न यह है। उसके बाद यहाँ पर ड्रेन, यहाँ पर बाउंड्री पिलर, यहाँ पर डिस्टेंस, दूरी पत्थर लगाते हैं, जिससे आपको पता चलता है कौन सी जगह पर कितना दूरी तक है। साइड ड्रेन, सड़क सीमा पत्थर, यह सारी चीज़ें इसमें आपको मैंने बता दी। ये साइड का जो ये पोर्शन है, ये वाला, यह पोर्शन क्या कहलाता है, बर्म कहलाता है। जैसे कि आप ये मान लीजिए कोई रोड है, इस रोड में जो पक्का पोर्शन होता है यह है। उसके बाद यहाँ पर आपने देखा होगा कोई कच्चा होता है, यहाँ पर खड़ंजा लगा हुआ होता है या ईंटें लगी हुई होती हैं साइड में। इस पोर्शन को क्या कहा जाता है, बर्म कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में, हिंदी में, दोनों में बर्म ही कहते हैं। पेवमेंट को पेवमेंट ही कहा जाता है। ठीक है, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन ये आपको पता ही है, ये पेवमेंट पता है। दूरी पत्थर आपको पता है।
ठीक है। और यह सड़क सीमा पत्थर जहाँ तक की ज़मीन जो है वो रोड के द्वारा अधिग्रहित कर ली जाती है या रोड के द्वारा खरीद ली जाती है, उसको बोलते हैं सड़क सीमा पत्थर, कि यहाँ तक सड़क का विकास आगे इन फ्यूचर हो सकता है। ठीक है। अब इनके बारे में मैं विस्तार से एक एक कंपोनेंट्स के बारे में बात करता हूँ। सड़क के मध्य भाग या कैरिजवे, यह क्या होता है? इस पे वाहन जो है वो आपके दौड़ते हैं। यह मेटल या पक्का होता है, इसे ही पेवमेंट बोलते हैं। पेवमेंट को हिंदी में बोलते हैं कुट्टिम, है ना। आप पेवमेंट ही ज़्यादा ध्यान रखिए, जिससे इन फ्यूचर कभी आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं या बुक्स में अधिकांशतः क्या होता है कि पेवमेंट ही लिखा होता है, या अभी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने जाते हैं तो वहाँ पर कुट्टिम नहीं लिखा हुआ मिलेगा, आपको पेवमेंट लिखा हुआ मिलेगा। कई बार बीटीई के बोर्ड के एग्ज़ाम में भी यही होता है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए कुट्टिम नहीं पेवमेंट देते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि पेवमेंट पढ़ के जाइए, जिससे आपको दिक्कत ना हो उसको हिंदी या इंग्लिश में समझने में। अब पेवमेंट की चौड़ाई और मोटाई यह निर्भर करती है कि रोड जो है वह सिंगल लेन रखना है या डबल लेन रखना है। जब भी रोड सिंगल लेन रखा जाता है तो 3.8 मीटर का एक लेन बना दिया जाता है। अगर आप आगे उसको दो से डबल लेन, ट्रिपल लेन, 4 लेन करना चाहते हैं तो हर लेन को 3 मीटर की जो रेशियो है या 3 मीटर की जो दर है रेट से आप बढ़ाते रहिए। ठीक है। जैसे आपको मान लीजिए 2 लेन का कोई रोड बनाना है, तो 2 लेन का रोड बनाना है तो रोड का टोटल जो आपकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 6.8, है ना। 3.8 प्लस 3, है ना। तो ये 6.8 मीटर की हो जाएगी। ये तो 2 लेन रोड हो जाएगी या डबल लेन रोड हो जाएगी, जो आप कहना चाहें। उसके बाद बात करते हैं बर्म या शोल्डर। शोल्डर और बर्म के बारे में मैंने बताया था, इसको हिंदी में पटरा, बर्म या स्कंध बोलते हैं। आप इसको बर्म के नाम से याद रखिए या शोल्डर के नाम से याद रखिए। जब पेवमेंट होता है तो जब हम पेवमेंट पे इस तरीके से बनाया जाता है। अब अगर इस पे लोडिंग आएगा तो इधर को लोड भागेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भाग को हम पक्का कर देंगे, जिससे यह पेवमेंट को उखड़ने से ही बचाता है, बारिश में बहने से ही बचाता है। और प्लस जो अगर ढाल देते हैं तो जो वाटर है वो बहता हुआ शोल्डर के साइड में चला जाता है। अगर हम इसको यहाँ पर पक्का नहीं बनाएंगे या इसको मजबूत नहीं करेंगे या इसको जो है हम इसमें ईंटें नहीं लगाएंगे, खड़ंजा नहीं लगाएंगे, तो यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ की जो सॉइल है वह बहते हुए पानी के साथ बाहर चली जाएगी। बाहर चली जाएगी तो पर्टिकुलर जो रोड है वो आपकी वह धंसने लगेगी। तो इसलिए जो बर्मों पर हम क्या करते हैं, 1/40 को बाहर को उतरती ढाल दी जाती है, ताकि वर्षा का पानी इन पर बहता हुआ सड़क से दूर चला जाए। जहाँ यातायात अधिक होता है वहाँ पर कच्चे बर्म पर ईंटों का खड़ंजा लगा दिया जाता है, जैसा कि मैं बार बार आपसे बता रहा हूँ। ठीक है। एकल लेन सड़क पर जब 2 वाहन विपरीत दिशा से एक दूसरे पर आते हैं तो प्रत्येक वाहन अपना बायां पहिया जो है वो बर्म पर उतार लेता है। नॉर्मल देखिए, ये आपकी रोड है और यहाँ पर यह आपके साइड में बर्म बने हुए हैं दोनों साइड से। अब मान लीजिए एक वाहन यहाँ पर आ गया और एक वाहन जो है यहाँ पर आ गया। अभी तक तो ये मैंने रोड थोड़ा चौड़ा बनाया इसलिए आपका जा रहा है। अगर मान लीजिए इसकी चौड़ाई कम हो या वाहन की चौड़ाई ज़्यादा हो तो आप क्या करिएगा, इस वाहन को यहाँ पर उतार लीजिएगा और इस वाहन को यहाँ पर साइड से उतार लीजिएगा। तो मेन क्रॉसिंग में यही होता है कि आप जो वाहन है उसको बर्म पर उतार सकते हैं, या एक से ज़्यादा वाहन है तो उसको भी साइड में किया जा सकता है। तो बर्म का एक यह भी फ़ायदा है, एक तो रोड से उखड़ने से बचाता है, पानी से रोड को बचाता है, रोड के धंसने से बचाता है रोड को, और प्लस जो आपकी व्हीकल अगर एक्स्ट्रा रोड पर आ गए हैं तो साइड में खड़े होने का। दूसरा एक और फ़ायदा मैं बता देता हूँ। मान लीजिए कभी कभी वाहन जो है किसी का गड़बड़ हो जाता है या दिक्कत हो जाती है वाहन में, तो वह साइड पर आकर उसको मेंटेनेंस कर सकता है बर्म पे खड़ा करके, जिससे जो ट्रैफिक है वो बाधित नहीं होता है। उसके बाद बात करते हैं फॉर्मेशन की या सबग्रेड की। ये क्या होता है, सड़क के आधार को सामान्यतः भूमितल से कुछ ऊपर रखा जाता है ताकि वर्षा का पानी इसके ऊपर एकत्रित ना हो पाए। देखिए 2 चीज़ हैं, रोड जो है वह रोड इन कटिंग बनती है और रोड इन फिलिंग बनती है। जब भी आप पहाड़ी क्षेत्रों में रोड बनाते हैं तो रोड ऐसे जाती है, इसके अंदर से होकर गुजरती है, तो यह रोड इन कटिंग कहलाती है। लेकिन जब मैदानी क्षेत्रों में रोड बनती है तो नॉर्मल ज़मीन से रोड का जो स्तर है वह क्या किया जाता है, थोड़ा सा ऊपर रखा जाता है। इस टाइप से रोड बनाई जाती है, जिससे जो नॉर्मल जो वाटर है वो रोड पर ना जा सके।
ठीक है, इसी को सड़क का निर्माण स्तर कहते हैं और इसके ऊपर पेवमेंट का निर्माण किया जाता है। तो इस तरीके से आपके रोड का निर्माण किया जाता है। ये मैं आपको फिगर में एक बार और दिखा देता हूँ इस प्रकार से। तो ये अगर यहाँ पर कोई नॉर्मल कंस्ट्रक्शन यहाँ पर है, इस लेवल पर है या इस लेवल पर है, तो उससे ऊपर रोड आपके बनाई जाती है। तो ये जो बनाई जाने वाली रोड है इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन या सबग्रेड निर्माण स्तर। बात करते हैं ड्रेन। पानी को निकास के लिए बर्म से होता हुआ पानी कहाँ जाएगा? तो वो साइड के ड्रेन में बहता हुआ चला जाएगा। और ड्रेन में क्या करेंगे आप? जैसे मान लीजिए ये आपकी, मैं छोटा सा दिखा देता हूँ यहाँ पर। यह आपका मान लीजिए कोई रोड है और यह इसका बर्म है, उसके बाद यह बर्म है। अब बर्म से वाटर जाएगा और वाटर जाने के बाद अब यहाँ आएगा और यहाँ पर फिर आप क्या करिए? ड्रेन बना दीजिए। तो यह ड्रेन जो जाएगी वो लॉन्गिट्यूडनल स्लोप होगा, जिससे जिधर को आपको पानी, आपको इसका ड्रेन को ले जाना है, वहाँ जाके वाटर मूव हो जाएगा, गिर जाएगा। तो जो ड्रेन है उसमें एक लॉन्गिट्यूडनल स्लोप देंगे। लॉन्गिट्यूडनल स्लोप मतलब जो नाली की लंबाई की दिशा में, लंबाई की दिशा के अनुरूप उसको ढाल देंगे, जिससे पानी रुके नहीं नाली में, बहता हुआ आसानी से आपका कहीं भी किसी भी बड़े नाले में या आपके तालाब में जाके उसको ड्रेन आउट कर दें या गिरा दें। नेक्स्ट बात करते हैं रोज ऑफ ट्री। पेड़ों की कतार लगाते हैं, है ना। बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि इससे मैंने आपको फ़ायदे पहले ही गिना दिए कि कार्बन के उत्सर्जन को कंट्रोल किया जा सके, है ना, उसकी क्षतिपूर्ति की जा सके, और वृक्षों को जो इमारती लकड़ी और ये सब प्राप्त होते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा होता है, उससे भी प्रॉफिट होता है। बस ध्यान ये रहे, जब भी आप पेड़ लगाएं तो बर्म से 5 मीटर की दूरी पर लगाएं। और दूरी पर लगाने का सबसे बड़ा रीज़न यह है कि साइट डिस्टेंस, मान लीजिए कोई यहाँ पर आपका मोड़ है, अब आपके यहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, तो आपको यहाँ से कोई वाहन है वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से लगाएं कि वह साइट डिस्टेंस में बाधा उत्पन्न ना करे या दृश्य दूरी में बाधा उत्पन्न ना करे। अब बात करते हैं डिस्टेंस स्टोन या बाउंड्री पिलर। तो जब यात्रा में हम जब जाते हैं, कोई अननोन पर्सन जाता है तो वो लोकल आदमी होता है तो उसको पता रहता है कितना दूर है। लेकिन जब अननोन पर्सन है तो उसके लिए अब चूँकि हर जगह कोई नोन होता नहीं है ना, तो इसलिए हम वहाँ पर स्टोन पत्थर लगाते हैं। पत्थर के जो है उस पर रीडिंग लिखी रहती हैं कि किलोमीटर में दूरी लिखी रहती है, और इसी को बोलते हैं दूरी पत्थर या सीमा पत्थर। अब इस तरीके से हम इसमें एक और चीज़ करते हैं, इस सीमा पत्थर के अलावा हम इसको खंभे पर लगा के कुछ इंस्ट्रक्शन भी लगाते हैं कि आपकी रोड ख़राब है या आगे जो है ब्रेकर हैं, है ना, या स्ट्रिपल्जेज हैं। तो इन सब के बारे में विगतवार उसको जो है सीरियल से लगाया जाता है, जिससे रोड के इंस्ट्रक्शन लोगों को प्राप्त होते रहें। ठीक है। अब चूँकि ये जो पत्थर हैं इनको अलग अलग कलर से भी पोता जाता है। जैसे आपका ग्रीन हो गया तो स्टेट हाईवे हो गया, है ना, ग्रीन और ब्लैक हो गया तो विलेज रोड हो गया। तो इस तरीके से आपका येलो हो गया तो नेशनल हाईवे हो गया। इस तरीके से आपको वह अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रोड में अलग अलग आप उसको जानकारी दे सकते हैं, कितना किलोमीटर है वह डिस्टेंस उस पर लिखी हुई होती है। और इनको ऐसा कलर देते हैं जिससे यह रात में वाइट कलर से कर देते हैं, जिससे यह रात में आपको बहुत जल्दी से प्रतीत हो जाएं। ठीक है। अब बात करते हैं रोड लैंड। जो सड़क की भूमि है वह अर्जित की जाती है स्थायी रूप से, चाहे वो किसानों से ली जाए या और कोई साथ में उसके रोड के साइड में जहाँ से रोड जानी है उसके पास में कुछ किसी और की ज़मीन है, इंडस्ट्री की ज़मीन है, तो वह भी गवर्नमेंट हायर करती है, परमानेंट तौर पे हायर करती है। तो इसको बोलते हैं रोड लैंड या सड़क भूमि। क्षेत्र के अनुसार जो है रोड का वर्गीकरण क्या होता है? क्लासिफिकेशन एज पर लोकेशन। तो रोड के जो क्लासिफिकेशन है लोकेशन के अनुसार यह है कंट्री रोड, अर्बन रोड, हिल रोड, या 3 प्रकार से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कंट्री रोड क्या होता है? जब नगर सीमा से बाहर सभी सड़कें कंट्री सड़कें कहलाती हैं। देखिए, जो आपका मान लीजिए कोई आपका गांव है, उस गांव की सीमा से बाहर की जो रोड हैं वो क्या कहलाएंगी? आपकी कंट्री रोड कहलाएंगी। इन सड़कों के मध्य में क्या रहता है? कैरिजवे तथा दोनों किनारों पर बर्म बनाए जाते हैं। सड़क के दोनों किनारों के साथ साथ वृक्षों की पंक्तियां होती हैं। सड़क का तल सामान्य बाढ़ तल से ऊपर रखा जाता है।
है ना, जो नॉर्मल रोड बनती है उसी तरीके से रहती हैं कंट्री रोड। और कंट्री रोड का निर्माण कैसे करते हैं, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, चाहे स्टेट हाईवे हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट रोड हो, है ना, ये सब किस में आती हैं, कंट्री रोड्स के अंतर्गत आती हैं। ग्रामीण सड़कें भी कंट्री रोड के अंतर्गत आती हैं। मान लीजिए भाई किसी गांव के साइड से एक रोड निकल रही है जो कि जाके वो डिस्ट्रिक्ट हाईवे से मिल रही, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी कंट्री रोड कहलाएगी। अब बात करते हैं अर्बन रोड। अब यहाँ अर्बन रोड का मतलब आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ अर्बन रोड की बात कर रहे हैं ना, अगर विलेज रोड के ग्रामीण क्षेत्रों में कस्बों गांव के अंदर से रोड जा रही है तो भी वह अर्बन रोड या नगरीय रोड के अंतर्गत आएगी, है ना। तो इसलिए अर्बन रोड इसलिए नाम दिया गया है कि उसमें आप कुछ अलग से चेंज करेंगे, जैसे फुटपाथ बनाएंगे या पानी निकास के लिए नालियाँ बनाएंगे, चैनल बनाएंगे, कर्ब देंगे उसको, तो वह कहलाता है अर्बन रोड, है ना। तो नगर सीमा के बस्तियों के अंदर स्थित सभी मार्ग नगरीय सड़कें कहलाती हैं। इनकी चौड़ाई यातायात के अनुसार भवन रेखा को दृष्टि में रखते हुए एक लेन या कई लेन हो सकती है। इसमें सबसे बड़ी बात होती है, नगरीय सड़कों के दोनों ओर पदार्थ पथ या फुटपाथ बनाए जाते हैं। पानी निकास के लिए कर्ब एवं चैनल बनाया जाता है। अब पानी निकास के लिए क्या करेगा, आप जब भी रोड बनेगा भाई गाँव में, तो वो क्या होगा, ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनाया जाएगा और यहाँ पर ये फुटपाथ होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये रोड होगा और यहाँ साइड में क्या होगा, आपका साइड की ये बंद ड्रेन होगी। इस ड्रेन से दोनों साइड का पानी बाहर निकाला जाएगा और ये जो घरों का पाइप ड्रेन का आएगा फुटपाथ के नीचे आके इस रोड के नीचे खुलेगा। तो इस तरीके से रोड बनाई जाती हैं, जिनको क्या बोला जाता है, नगरीय सड़कें। अब बात करते हैं हिल रोड। पर्वतीय क्षेत्रों में चट्टानों के काट के रोड बनाई जाती है। सामान्यतः जब पर्वतीय क्षेत्र में कोई रोड बनती है तो उसमें क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए आपका ये पर्वत है और इसके साइड में हमें रोड निकालनी है, यहाँ पर इसके साइड में, तो भाई इधर तो हमारा पर्वत है ही है, इस जो दूसरी साइड है इसमें क्या करेंगे आप, रिटेनिंग वॉल बनाएंगे, है ना। रिटेनिंग वॉल बना के और उसके बाद रोड का घाटी के साथ साथ या रोड का निर्माण करेंगे, हिल या घाटी के साथ साथ रोड का निर्माण करते रहेंगे, है ना। इसमें चिमटा मोड़ भी आता है, बहुत तीव्र मोड़ भी आते हैं, तो उसका ध्यान रखना होता है। और इन रोड्स को बनाते वक्त सबसे ज़्यादा डिजाइन में देखा जाता है कि इसकी स्पीड को कंट्रोल कैसे करना है। अब बात करते हैं, कुछ टर्म्स हैं जो रोड से रिलेटेड हैं, जैसे सड़क, वाहनों या अन्य प्रकारों के यातायात के लिए भूमि पर बनाया गया ऐसा निर्धारित पर जिस पे आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर चल सकें, है ना, अधिकारपूर्ण चल सकें, वह क्या कहलाती है, आपकी सड़क कहलाती है। हाईवे क्या है, जो सड़क प्रणाली में जो मेन मार्ग हैं उनको क्या कहा जाता है, हाईवे। मैंने यह पॉइंट इसलिए दिए हैं कि आप छोटे छोटे पॉइंट से कभी आपको सुनने को मिल जाए या एक वर्ड में तो उनके बारे में आपको पता हो, ऐसा ना हो आप उस टाइम विचलित हो जाएं। उसके बाद ट्रंक रोड, महामार्ग प्रणाली में यातायात की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो सड़क होती है वह ट्रंक रोड कहलाती है। यह देश के एक छोर से दूसरे छोर को भी जोड़ती है। मान लीजिए कोई सड़क जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक जा रही है तो वह क्या कहलाएगी, ट्रंक रोड कहलाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक्सप्रेस हाईवे, ऐसा महत्वपूर्ण मार्ग जिस पर संपर्क सड़कें, समतल पारक, संगम, रेल फाटक न्यूनतम पड़ते हों। मैंने अभी बताया था कि अगर समतल पारक का मतलब कोई भी रोड है, अब इसको आप डायरेक्ट ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते, है ना, या तो आपको एलिवेटेड हो, है ना, फ्लाईओवर हो, न्यूनतम हो, और वो भी बहुत कम संख्या में हो। कहने का मतलब, एक्सप्रेस का मतलब है कि उसकी बाधा में कोई भी रुकावट ना हो। आपका ऐसा नहीं है कि बार बार उसमें से पब्लिक जो है इधर से उधर क्रॉस कर रही है जिससे व्हीकल्स की स्पीड को कंट्रोल करना पड़ रहा है, तो आपका डिस्टर्बेंस ना के बराबर हो, वह क्या कहलाएगा, आपका एक्सप्रेसवे रोड। अब बात करते हैं रिंग रोड। रिंग रोड क्या होता है, मान लीजिए ये आपका एक शहर है लखनऊ, अब और ये है आपका सीतापुर, शाहजहाँपुर, बरेली वाला रूट। यह रूट है आपका बाराबंकी से होता हुआ अयोध्या वाला रूट या आपका गोरखपुर वाला रूट, है ना। तो आपको अगर सीतापुर से इधर जाना है, आपको बाराबंकी और लखनऊ नहीं टच करना है, तो आप इस तरीके से इसको साइड से होके बिना लखनऊ को छुए आप साइड से निकल जाइए, तो यह क्या कहलाएगा, रिंग रोड कहलाएगा। तो नगर क्षेत्र की परिधि पर बनाई गई सड़क रिंग रोड कहलाती है।
नगर की भीतरी सड़कें इस सड़क से जुड़ी रहती हैं। बाहरी यातायात रिंग रोड से होता हुआ अपने गंतव्य स्थिति को निकल जाता है, उसे नगर में घुसने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप चाहें तो जा सकते हैं, बट अगर आपको आवश्यकता नहीं है तो आप साइड से निकल जाएं। यह जो रिंग रोड होती है, यह अधिकतर उनके लिए बहुत अच्छी होती है, जैसे जो ट्रक से इधर उधर मटेरियल सप्लाई करते हैं, तो मान लीजिए उनको उसी शहर से होके जाना, तो अंदर होके जब जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है, ट्रैफिक रहता है, शाम को लोकल पब्लिक रहती है, तो इसलिए वह साइड से होकर आपके रिंग रोड होते हुए निकल जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बाईपास रोड। ऐसी सड़क जो नगर की एक रोड गई है नगर की आबादी में। देखिए, रिंग रोड और बाईपास में बड़ा थोड़ा सा फ़र्क है। रिंग रोड पूरे शहर के चारों ओर निकलती है, बाईपास पूरे चारों ओर नहीं निकलती, बस वह एक साइड से। मान लीजिए यह कोई शहर है और यहाँ पर शहर से एक रोड ऐसे गई हुई है, ठीक है, और एक रोड आपकी हमने क्या की, एक शहर को छोड़ते हुए ऐसे डिजाइन कर दी, और बाद में आके इसी रोड से आके आपकी मिल गई। तो इस रोड को क्या बोला जाएगा, बाईपास रोड, जो शहर को छोड़ रही है। वर्क इसका रिंग रोड की तरह होता है। तो ऐसी सड़क जो नगर की घनी आबादी वाले क्षेत्र से हटकर इसके पार्श्व से निकाल दी जाए, वह क्या कहलाएगी, बाईपास सड़क या बाईपास रोड, है ना। अब बात करते हैं गली की। गली क्या होती है, तो नगर के भीतर या गांव के भीतर, है ना, जो चौड़ाई की इस दृष्टि से जो छोटी चौड़ाई की, कम चौड़ाई की या ज़्यादा चौड़ाई की रोड बनाई जाती है, गली बनाई जाती है, वह क्या कहलाती है, गली कहलाती है ना। उसके बाद बात करते हैं सर्विस रोड। सर्विस रोड क्या है, मुख्य सड़क से जुड़ी हुई ऐसी उप सड़क जो सीधे भवनों तक पहुंचती हो, सर्विस रोड कहलाती है। अब देखिए, सर्विस रोड को समझने के लिए आपको ऐसे समझना पड़ेगा। मान लीजिए यह एक स्टेट हाईवे है या नेशनल हाईवे है, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, चलिए मान लेते हैं स्टेट हाईवे है। अब किसी इंसान का जो घर है वह यहाँ पर बना हुआ है, और जो यह रोड इस स्टेट हाईवे से डायरेक्ट टच कर दी गई है इस घर से। मैं कॉलोनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर घर की बात कर रहा हूँ। तो यह क्या कहलाएगी, ये वाली रोड आपकी कहलाएगी सर्विस रोड, ठीक है, सेवी या सर्विस रोड, ठीक है। अब बात करते हैं ब्लाइंड स्ट्रीट। अब सर्विस रोड में एक चीज़ और होती है कि इसी जगह पर सीवर लाइन हो गया, पाइपलाइन होगी पानी की, या अब तब टेलीफोन के वायर्स तो पड़ते नहीं हैं, पहले पड़ते थे तो वह भी डालते हैं। अब उसके बाद बंद गली की बात करते हैं। तो ब्लाइंड स्ट्रीट क्या होता है, मान लीजिए कभी कभी आप देखते होंगे, कभी कस्बों में या शहरों में जाते होंगे तो देखते होंगे कि भाई मान लीजिए ये मेन रोड है, इस मेन रोड से ये गली गई और यहाँ पर घर बने हुए हैं ऐसे, यहाँ पर ऐसे घर बने हुए हैं, यहाँ पर बने हुए हैं, यहाँ पर बने हुए हैं, और इसके बाद ये यहाँ पे घर भी बना हुआ है, फिर यहाँ भी घर बने हुए हैं। इस तरीके से सारे घर बने हुए हैं, और ये आपका ये भी घर है। तो अब क्या हुआ, आप इस गली से ऐसे जाएंगे और उसके बाद यहाँ आपको घर मिल जाएगा। फिर आगे ये रोड नहीं है, इस रोड का अस्तित्व खत्म हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, ब्लाइंड स्ट्रीट बोलेंगे या बंद गली बोलेंगे। बात करते हैं लेन की। तो सड़क की वह न्यूनतम चौड़ाई जिस पे यातायात बिना क्रॉस किए सुविधापूर्वक चलता रहे, उसको क्या बोलते हैं, ट्रैफिक लेन या लेन, है ना, जिसके बारे में भी मैंने चर्चा की थी कि रोड है आपका, और इसमें यह जो है यह एक लेन कहलाया, यह एक लेन कहलाया। अगर एक पर्सन है, अब यहाँ पर ये 2 लेन का है मान लीजिए, तो यहाँ एक पर्सन ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, बिना किसी को क्रॉस किए हुए, बिना किसी को बाधा दिए हुए, या आराम से सुगमतापूर्वक अपनी अपनी डायरेक्शन में जा रहा है। और कभी कभी ऐसा भी है कि आपको इसमें 6 लेन का बना दीजिए, तो ये इसी तरीका का रोड इधर बना दीजिए, तो क्या होगा, एक यहाँ पर जाने वाले वाहन होंगे और इधर को आने वाले वाहन होंगे, है ना। तो इस तरीके से भी आप चर्चा कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्रीटवे। ऐसा मार्ग जो पहिए हैं, वाहन हैं, हमारे व्हीकल हैं, वही पोर्शन जो उनके आने वाले जो मार्ग में जो पोर्शन आ रहा है रोड का, वही पोर्शन जो है वो कंक्रीट का हो, बाकी रोड कच्ची हो, तो ऐसा क्या कहलाता है, क्रीटवे कहलाता है। देखिए कैसे करते हैं, ये मान लीजिए एक रोड है, इस रोड में जो एक पहिया है वो एक यहाँ पर आता है, इस तरीके से यहाँ पर पहिए पड़ रहे हैं, और ऐसा ही पहिया यहाँ पर पड़ रहा है, फॉर एग्जांपल इस तरीके समझ लीजिए। तो हमने ये रोड वाला जो ये वाला पोर्शन है ये सब कच्चा बनाया है, सिर्फ ये वाला पोर्शन पक्का है और ये वाला पोर्शन पक्का है। मतलब जहाँ जहाँ पहिए जाएंगे
वहाँ पोर्शन पक्का रहेगा, बाकी पोर्शन कच्चा रहेगा। तो इस ऐसे प्रकार के रोड को क्या कहा जाता है? क्रीटवे कहा जाता है। यह जो है पगडंडियों के रूप में या टेम्परेरी व्यवस्था के रूप में, या कहीं पर लड़ाई का क्षेत्र है वहाँ पर ले जाना है व्हीकल्स को, उसके बाद नष्ट कर देना है, तो इस तरीके से हम क्रीटवे का निर्माण करते हैं। आप सभी लोग को मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है, फिर भी अगर कोई कमी रह गई हो या किसी चीज़ को, क्वेश्चंस को आपको पूछना हो, समझना हो, तो मैं अगले लेक्चर में आपको बता सकूं या अपने टेलीग्राम चैनल पर उसका जवाब दे सकूं, तो आप कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल पर मुझे रिप्लाई ज़रूर दें। लेक्चर को लेकर कोई असुविधा हो या कुछ इसमें आप और परिवर्तन चाहते हों या कुछ कमेंट करना चाहते हों कोई चीज़ समझने के लिए, तब भी आप उसको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में या फिर लेक्चर के आपको टेलीग्राम चैनल में आप इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं। लेक्चर को कोरोना महामारी के दौरान आप ज़्यादा से ज़्यादा तो लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, और मैं इसी प्रकार हाईवे के पूरा सिलेबस के नोट्स आपको प्रदान करता रहूँगा। हाईवे के साथ साथ मैं अभी कुछ ही दिनों में इरिगेशन इंजीनियरिंग, सिंचाई इंजीनियरिंग का भी दूंगा नोट्स। जनरल इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग का जो पार्ट है उसका भी नोट्स प्रोवाइड करूँगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस करके एक नया सब्जेक्ट जुड़ा है सिविल फाइनल ईयर में, उसके भी नोट्स के साथ लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। जैसे ही मेरे पास उसकी बुक या सिलेबस कुछ भी उपलब्ध हो जाता है तब मैं उसको अतिशीघ्र आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।